सोनपरी और जहरीला तालाब भाग 20। तो पिछले भाग में हमने देखा कि राजकुमार राजकुमारी की तलाश में राक्षसों के पास पहुंच जाता है और राक्षस उसे पकड़ के राक्षस राज के पास ले जाते हैं। राक्षस राज एक बड़े से हड्डियों के सिंहासन पर बैठा हुआ होता है और वहीं पर राजकुमारी कैद होती है। अब आगे राजकुमार कैद होकर राक्षस राज के पास पहुंच चुका था। राक्षस राज के पास में ही राजकुमारी सोनालिका भी एक पिंजरे में कैद थी। राजकुमार को देखते ही राजकुमारी सोनालिका चिल्लाते हुए बोली, राजकुमार, मुझे यहाँ से बचा कर ले चलो, मुझे यहाँ घुटन हो रही है। राजकुमार की बात सुनकर राक्षस राज जोर जोर से हंसने लगा। राजकुमार राक्षस राज से बोला, राक्षस राज, तुम्हारे कहे अनुसार मैं यहाँ आ गया हूँ, अब राजकुमारी सोनालिका को छोड़ दो। राजकुमार की बात सुनकर राक्षस राज और जोर जोर से हंसने लगा और गरजती हुई आवाज़ में बोला, यह काली पहाड़ी है, यहाँ पर एक बार जो आ जाता है वह यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाता है। पिछली बार तुम यहाँ से मुझे धोखा देकर बचकर निकल गए थे, लेकिन इस बार तू जिंदा यहाँ से नहीं जा पाएगा। तूने अमृत कुंड से जल देखने के बहाने जल को ही लेकर चला गया, जिससे मेरे समाज में मेरी छवि खराब हो गई है। उस छवि को ठीक करने के लिए मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। राक्षस राज जब यह कह रहा था तो उसका चेहरा गुस्से से नजर आ रहा था। राक्षस राज सेनापति से बोला, इसे ले जाओ और अग्निकुंड में फेंक दो, यह जलकर मर जाएगा और राजकुमारी को मैं अपनी दुल्हन बनाऊंगा। सेनापति राजकुमार को लेकर अमृत कुंड की ओर जाने लगा। तभी राजकुमार अपने आप को बचाने के लिए जादुई अंगूठी से सेनापति की ओर चिंगारी छोड़ दी। चिंगारी लगते ही सेनापति दूर उछलकर जा गिरा। राक्षस राज ने जब यह देखा तो क्रोधित हो गया। राक्षस राज ने तेज आवाज में राजकुमार से बोला, राजकुमार, अगर तूने मेरी यह बात नहीं मानी तो मैं राजकुमारी को जान से मार दूंगा। राक्षस राज की बात सुनते ही राजकुमार अपनी जगह पर रुक गया और राक्षस राज की बात मानकर राजकुमार चुपचाप सेनापति के साथ अग्निकुंड की ओर चल पड़ा। राक्षस राज ने राजकुमार से सोनपरी के द्वारा दी गई जादुई अंगूठी भी छीन ली। राजकुमारी पिंजरे में कैद राजकुमार को बेबस नजरों से बच जाते हुए देखती रही। उसके आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। राजकुमार के पास अब जादुई अंगूठी भी नहीं थी, उसके पास केवल वह जादुई गोली ही बची थी जिसको मुंह में रखकर वह गायब हो सकता था। राजकुमार चुपचाप राक्षस सेनापति के साथ चला जा रहा था। कुछ दूर चलने पर राजकुमार को अग्निकुंड नजर आने लगा। सेनापति उसके आगे चल रहा था। राजकुमार ने मौके का फायदा उठाते हुए जादुई गोली अपने मुंह में रख ली और गायब हो गया। सेनापति राजकुमार के आगे आगे चल रहा था तो उसे पता ही नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गायब हो गया है। सेनापति अग्निकुंड के पास पहुंच गया, लेकिन जब वह राजकुमार को उस अग्निकुंड में गिराने के लिए पीछे मुड़ा तो देखा कि राजकुमार तो उसके पीछे है ही नहीं। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसके पीछे राजकुमार कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। सेनापति राजकुमार को इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन काफ़ी देर तक ढूंढने पर राजकुमार सेनापति को नहीं मिला। सेनापति निराश होकर राक्षस राज के पास पहुंच गया और उदास स्वर में बोला, राक्षस राज, न जाने वह राजकुमार अचानक कहाँ गायब हो गया। उसे मैंने बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिला। राक्षस राज ने जब यह सुना तो वह क्रोधित हो गया और गुस्से में सेनापति से बोला, तुम किसी काम के नहीं, तुम्हारे सामने राजकुमार गायब हो गया और तुम्हें पता नहीं चला। क्या उसे आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई? जाओ यहाँ से, उसे ढूंढो, वह यहीं कहीं आसपास में होगा, ढूंढ कर निकालो उसे। राजकुमारी को जब पता चला कि राजकुमार जीवित है और वह सेनापति के चंगुल से बचकर निकल गया है तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वह मन ही मन भगवान का धन्यवाद करने लगी। सेनापति राक्षस राज की बात सुनकर उदास मन से अपना मुंह लटकाए हुए वहां से चला गया और राजकुमार जिस जगह से गायब हो गया था वहां पर कुछ सैनिक लेकर खोजबीन करने लगे। लेकिन जब सेनापति राजकुमार के गायब होने की सूचना राक्षस राज को देने आया था तभी वह एक सुरक्षित स्थान देखकर छिप गया था और रात होने का इंतजार करने लगा। राजकुमार अपनी अगली चाल रात के समय ही चलने वाला था। इधर राक्षस राज एक सैनिक को अपने पास बुलाकर कहा, राजकुमारी के पिंजरे के चारों तरफ सुरक्षा के लिए कुछ सैनिक और बढ़ा दो, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है राजकुमार राजकुमारी को छुड़ाने के लिए इसके पास जरूर आएगा। राक्षस राज की बात सुनकर वह सैनिक अपने साथ कुछ सैनिक लेकर राजकुमारी की सुरक्षा करने लगे। सभी सैनिक मुस्तैदी से राजकुमारी की ओर पहरा दे रहे थे। इधर काली पहाड़ी के नीचे कबीले का सरदार पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए बराबर चल रहा था। सरदार को पहाड़ी के ऊपर पहरा दे रहे राक्षस साफ साफ दिखाई दे रहे थे। सरदार उन लोगों के नज़रों से बचते बचाते धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ा चला जा रहा था।
तभी सरदार को एहसास हुआ कि उसे कोई देख रहा है। और यहाँ पर 20वां भाग समाप्त होता है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हुए 21वां भाग शुरू करते हैं। सरदार ने अपनी गर्दन इधर उधर घुमाई तो उसे कोई भी नज़र नहीं आया। सरदार फिर से ऊपर की ओर चढ़ने लगा। सरदार जिस जगह पर था उस जगह पर एक छोटी सी गुफा बनी हुई थी। उस छोटी गुफा के अंदर सरदार को किसी की गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। कबीले का सरदार उस गुफा के अंदर बड़ी गौर से देख रहा था कि तभी उसे 2 आँखें लाल रंग की चमकती हुई दिखाई दीं। सरदार सतर्क नज़रों से उन आँखों को देख रहा था। वह आँखें धीरे धीरे गुफा के बाहर आने लगीं। सरदार गुफा से थोड़ी दूर में जाकर खड़ा हो गया और देखने लगा कि आखिर कौन सा जीव इस गुफा से निकलता है। तभी उस गुफा से वह जीव बाहर निकल आया और सरदार को देखकर गुर्राने लगा। सरदार उस अजीबो गरीब जीव को देखकर हैरान था। उस जीव के नाक के ऊपर गैंडे जैसी सींग थी। मुंह भेड़िया जैसा था जिसके दोनों तरफ बड़े बड़े दांत निकले हुए थे। चारों पैर गोरिल्ले के जैसे थे। शरीर शेर जैसे था जिसमें गोल गोल काले बिंदु बने हुए थे और पूंछ मगरमच्छ के जैसी थी। सरदार ने अपने जीवन में आज तक ऐसा अजीब और गरीब जीव कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि वह जीव कई जीवों से मिलकर बना हो। तभी वह जीव अचानक सरदार के ऊपर हमला कर देता है। अचानक से हमले से सरदार अपने आप को जीव से नहीं बचा पाता है और उस पहाड़ी के नीचे की ओर लुढ़कते हुए नीचे गिरने लगता है। सरदार की किस्मत अच्छी थी कि वह जहाँ पर गिरा उस जगह पर पानी का तालाब बना हुआ था। सरदार तालाब से निकलकर बाहर आया। सरदार जैसे ही तालाब से बाहर निकला वैसे ही अजीब जीव फिर से उसके सामने आ गया। लेकिन इस बार कबीले का सरदार उस अजीब जीव से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। अजीब जीव सरदार के ऊपर हमला करता उससे पहले सरदार ने अपनी जेब से एक जड़ी बूटी निकाली और उस जीव के ऊपर फेंक दिया। जीव से जड़ी बूटी टकराते ही वह जीव बुरी तरह से दर्द से चीखने लगा। जड़ी बूटी से कोई धुएं जैसी चीज़ निकलकर उस जीव के चारों ओर गिर रही थी। इसके बाद उस जीव के शरीर के अंग कट कट कर अपने आप नीचे गिरने लगे। कुछ देर में वह अजीब जीव पूरी तरह से अंग भंग होकर मर गया। उस जीव के मरते ही सरदार को थोड़ी राहत महसूस हुई। लेकिन कबीले का सरदार अब सावधान होते हुए काली पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा। सरदार को अपने कबीले वालों को ढूंढना था जिनको राक्षस राज के सैनिक उठा ले गए थे। अब धीरे धीरे दिन ढलने लगा था। सरदार ध्यानपूर्वक पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा था। जंगल के जानवरों की डरावनी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। सरदार काली पहाड़ी के ऊपर सुरक्षित चढ़ा जा रहा था। इस बार सरदार को कोई जीव जंतु नहीं मिला। सरदार जैसे ही पहाड़ी के ऊपर चढ़ा उसे थोड़ी दूर पर एक राक्षस नजर आया। वह राक्षस शायद किसी गुफा के मुहाने पर खड़ा होकर पहरा दे रहा था। सरदार सावधानी पूर्वक पास में पड़े एक बड़े पत्थर के पीछे छुपकर गुफा की ओर देखने लगा। सरदार राक्षस के गुफा से हटने का इंतजार कर रहा था कि वह कब हटे और वह कब गुफा के अंदर जाकर देखे कि वहाँ पर ऐसा क्या है जिसका पहरा राक्षस दे रहा है। कुछ देर बाद उस राक्षस के पास दूसरा राक्षस आया और बोला, अब तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारी जगह पहरा दे रहा हूँ। पहला राक्षस बोला, ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान से पहरा देना। वह राजकुमार सेनापति के चंगुल से छूट गया है और पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। आज गुफा के अंदर बहुत ही ज़रूरी कार्य रात में होगा। वह राजकुमार इस गुफा में पहुँचना नहीं चाहिए। अगर वह पहुँच गया तो हम लोगों के कार्य में विघ्न डाल सकता है। इतना कहने के बाद पहला वाला राक्षस गुफा के अंदर चला गया। इधर सरदार ने जब उस राक्षस की बात सुनी तो सरदार को थोड़ी सी राहत मिली कि चलो कम से कम राजकुमार सुरक्षित है। लेकिन अब सरदार को गुफा के अंदर क्या चल रहा है यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई। सरदार किसी तरह गुफा के अंदर जाना चाहता था। सरदार ने पास से ही एक छोटा सा पत्थर उठाया और गुफा के उत्तर दिशा में फेंक दिया। पत्थर के गिरते ही खड़खड़ाहट की आवाज़ हुई तो राक्षस का ध्यान उस तरफ गया। राक्षस को लगा कहीं राजकुमार तो इधर नहीं आ गया। राक्षस गुफा की पहरेदारी छोड़कर आवाज़ की दिशा की तरफ तेजी से गया। सरदार मौके का फायदा उठाकर तुरंत गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। इधर जब राक्षस आवाज़ की जगह पर गया तो उसने देखा कि उस जगह पर एक सियार टहल रहा था। राक्षस ने देखा कि वह आवाज़ एक सियार की वजह से हुई है तो वह तुरंत वापस गुफा के पास आकर पहरा देने लगा। तब तक सरदार गुफा के अंदर प्रवेश कर चुका था। सरदार सबकी आंखों से बचते हुए गुफा के काफ़ी अंदर तक पहुंच गया। गुफा के अंदर छोटा सा मैदान बना हुआ था। सरदार ने मैदान का दृश्य देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई।
दोस्तों यहाँ पर 21वां भाग भी समाप्त होता है। तो अगर आपको कहानी में इंटरेस्ट आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम बहुत ही जल्द अगला भाग लेकर आएंगे।